सर, ये जो अभी यूएस और ईरान का कॉन्फ्लिक्ट दोबारा से अराइज हुआ है, आप क्या समझते हैं? पाकिस्तान ने तो दोनों ओपोनेंट्स को कहा है कि जी आप सब्र तहम्मुल का मुजाहिरा करें, लेकिन ऐसा लग रहा है कि सिचुएशन वर्स से वर्स होती जा रही है। आपको क्या वजह समझ आती है कि ये दोबारा से सिचुएशन खराबी की तरफ कैसे चली गई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो सना साहिबा बहुत शुक्रिया आपका कि आपने आज दोबारा इनवाइट किया। देखिए, मेरे ख्याल में दोनों जो कॉम्बेटेंट्स हैं उनको इस चीज का अंदाजा है कि इवेंचुअली को एक पर बैठकर ही इस मुहाइदे को किसी मुहाइदे तक पहुंचना होगा। और जो बेस्ट फॉर्मूला है जिसमें दोनों को एक विन विन सिचुएशन मिलती है वो इस्लामाबाद एमओयू है। ये इस चीज का एहसास दोनों को है। लेकिन मेरे ख्याल में ये जो इस वक्त ब्रिंकमैनशिप हो रही है, ये हो रही है कि जी के जब आप अब दोबारा इस मुहाइदे के ऊपर बैठे तो आपको क्या यानी आप कितना मैक्सिमम उस मुहाइदे से हासिल कर सकते हैं जो एमओयू की शेप में हमारे पास मौजूद है। देखिए, जब एमओयू साइन हुआ था सना साहिबा, तो उस वक्त जो है अमेरिका में प्रेसिडेंट ट्रम्प बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म उनके ऊपर हुआ था और ये कहा गया था कि शायद अमेरिका ने सरेंडर कर दिया है ईरान के सामने। इस वजह से अब प्रेसिडेंट ट्रम्प ये चाहते हैं कि जब भी एक मुआहदा हो, फीलिंग ये जाए कि अमेरिका ने एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से ये मुआहदा किया। दूसरा ये है कि ईरान जो है वो आयतुल्ला अली खामनाई की डेथ को बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल करके उसको एक मीडिया स्पेक्टिकल बनाना चाह रहा था, जिसकी वजह से जो एक गुडविल ईरान को हासिल हुई थी इस कॉन्फ्लिक्ट में, उसमें बहुत ज्यादा इजाफा होना था। लेकिन ईरान ने 6 जुलाई को ये गलती कर दी जो उसने कतर और सऊदी अरेबिया के शिप्स के ऊपर अटैक किया। और फिर अमेरिका और इसराइल ने, जो कि जनरली वर्ल्ड मीडिया कंट्रोल करते हैं, उन्होंने जो है ना जो फायदा इतने सारे लोगों को इकट्ठा करके दुनिया को ईरान एक मैसेज देना चाह रहा था, उन्होंने ईरान को टोटली डिनाई कर दिया उस एफर्ट से। सो ईरान ने ये बहुत बड़ा जनाजा हुआ, लेकिन उसका इम्पैक्ट जो दुनिया पर होना चाहिए था वो नहीं हुआ। मेरे ख्याल में अब ईरान और अमेरिका दोनों जो हैं वो सिर्फ ब्रिंकमैनशिप कर रहे हैं, लेकिन सूनर और लेटर उनको वापस टेबल के ऊपर आना होगा। और सना साहिबा, मैं तो ये भी इस हद तक जाके ये कहूंगा कि पाकिस्तान और कतर को उस वक्त तक बीच में नहीं पड़ना चाहिए जब तक अब ये दोनों जो हैं ओपनली दोनों पाकिस्तान और कतर से रिक्वेस्ट करें कि आप दोबारा पॉलिसी करें। क्योंकि हाँ, पाकिस्तान और कतर सालिसी में एक हद तक आगे बढ़ते हैं, लेकिन फिर यही लोग जो हैं जो आपस में मुआहदा तय हुआ हुआ होता है उसको दरगुजर करके एक दूसरे की गर्दन को पड़ जाते हैं। सो दिस इज नॉट अ गुड थिंग टू हैपन। वर्ल्ड दोबारा जो है वहां गैस और ऑयल प्राइसेस बढ़ रही हैं और पूरी दुनिया में अमेरिका अपनी सोल सुपर पावर का ऑरा लूज करता जा रहा है। और जितनी गुडविल ईरान को इस कॉन्फ्लिक्ट में 1 महीना पहले मिली थी, अब स्लोली एंड ग्रेजुअली ईरान उसको भी लूज करता चला। अच्छा, ये सर एक तो बड़ा मसला ये है कि आलमी मार्केट में हम देख रहे हैं कि ऑयल प्राइसेस फिर बढ़ रहे हैं। तो आपकी बात दुरुस्त है कि अब तो मतलब इनको बैठना तो पड़ेगा मुज़ाकरात की मेज़ पर आकर, लेकिन जो बयानात हैं उससे तो लगता है कि दोनों तरफ झुकाव की कोई कैफियत मौजूद नहीं है। एक तो आपके ख्याल में ये फेस कितना लंबा चल सकता है? जिस तरह पहले भी अमेरिका ने हमला किया था तो उनको लगता था 2-3 दिन में ये जंग ख़त्म हो जाएगी, लेकिन वो नहीं हो सकी। एक तो किस हद तक इस मरतबा ज़्यादा एग्रेसिव फेज़ आ सकता है? दूसरा, आपके ख्याल में ऑयल प्राइसेस अगर एक मरतबा फिर हाथ से बाहर चले गए तो फिर पाकिस्तान पे इसका इनडायरेक्टली इम्पैक्ट आप कैसा देख रहे हैं? मैं आपका दूसरे सवाल का जवाब पहले दे देता हूं। पाकिस्तान के ऊपर इसका इम्पैक्ट बहुत बुरा हो। ऑलरेडी मेरे ख्याल पाकिस्तान में इन्फ्लेशन जो है वो डबल डिजिट्स में चली गई है। और अगर ऑयल और गैस प्राइसेस इसी तरह आगे बढ़ती रही और तो महंगाई बहुत ज्यादा हो जाएगी। और जो इस हुकूमत ने गुडविल हासिल की है अपनी सारी में मार्का हक के बाद से, मेरे ख्याल में वो सारी गुडविल ऑलरेडी लोग अब तंग आ रहे हैं और वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। जहां तक आपका ये सवाल है कि ये कॉन्फ्लिक्ट कब तक चलेगा, तो मेरे ख्याल हमें कॉम्बेटेंट्स को सेपरेटली देखना चाहिए।
देखिए जो इस वक्त बुल इन द चाइना शॉप जो है ना वो इसराइल है। ऑल्दो इसराइल इस वक्त ईरान कॉन्फ्लिक्ट के अंदर नहीं है, लेकिन वो लेबनान में और गाजा में अपनी इंकर्शंस को उसी तरीके से कर रहे हैं। देखिए अमेरिका और ईरान इस तरह बॉम्बिंग एक दूसरे के ऊपर कर रहे हैं कि कोई ह्यूमन कैजुअलिटी इतनी ज्यादा नहीं हो रही। लेकिन दूसरी साइड पे सिर्फ कल जो है इसराइल ने तकरीबन 27 जो है फलस्तीनियों को गाजा और लेबनान में मारा है। ठीक है ना। तो मेरे ख्याल में जो है इसराइल जो है ना वो ये चाहेगा कि ये कॉन्फ्लिक्ट जो है ये अक्टूबर तक एटलीस्ट जरूर चले। सो इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर अगर कोई लूजर्स हैं तो वो सिर्फ गल्फ की मुस्लिम कंट्रीज और ईरान है। ठीक। और जब तक इनको ये समझ में नहीं आएगा ये कॉन्फ्लिक्ट इस तरह चलता रहेगा। सो इन शॉर्ट मेरा ख्याल है कि अगले 3-4 महीने तो हमें इस कॉन्फ्लिक्ट को बर्दाश्त और बर्दाश्त करना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट इश्यूज के ऊपर भी बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। अच्छा सर, आखिरी फ्यू मिनट से मेरे पास मैं ये जानना चाहूँगी कि बलूचिस्तान में हमारा एक बड़ा ही सक्सेसफुल ऑपरेशन चल रहा है और उसमें टेररिस्ट भी मारे जा रहे हैं। अभी कुछ अर्से पहले कुछ सूरत हाल स्टेबल हुई थी, लेकिन ऐसा लगता है जैसे ही मौका मिलता है तो भारत की फैसिलिटेशन से वहाँ फिर टेररिज्म जो है वो परवान चढ़ता है। आपके ख्याल में इस ऑपरेशन क्लीन अप को मज़ीद कितने एफर्ट्स दरकार होंगे सूबाई हुकूमत की तरफ से भी, और आपको लगता क्या है क्या चैलेंजेस पेश आ सकते हैं? और ऑब्वियसली इसके रिजल्ट्स तो हमें मिल रहे हैं, लेकिन कितने दूरदर्श रिजल्ट्स हमें मिलेंगे? सना साहबा, मेरे ख्याल में हमें दोनों तरफ देखना चाहिए, इनसाइड एंड आउटसाइड आर बॉर्डर। ऑपरेशन शाबान बहुत अच्छे तरीके से जा रहा है और इसी तरह जितनी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं जिसके अंदर डिफेंस फोर्सेस और मिलिट्री फोर्सेस हैं, इन सबको इसी तरह मिलके उनका कला कमा करना चाहिए। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी मेरा ख्याल ये है कि अब एक इंटरनल सोल्यूशन भी देखना चाहिए, क्योंकि मैं हमेशा से इस बात पे बिलीव करता हूं कि बदमाश से सिर्फ बदमाशी की जबान में गुफ्तगू की बिल्कुल जाती है। ठीक, बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर।